नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक नए राज खुलते जा रहे हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने भलसुआ डेयरी में खाली पड़े प्लॉट से एक शव बरामद किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम दोनों संदिग्ध आतंकियों को रोहिणी जेल के पास ले गई। दोनों संदिग्धों ने नाले में शव के कुछ हिस्से डाले थे। उन हिस्सों को बरामद करने के लिए पुलिस आरोपी नौशाद और जगजीत को लेकर वहां पर पहुंची थी और पुलिस की माने तो टारगेट किलिंग के तहत इस शख्स की हत्या की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिसकी हत्या की गई वो 21 साल का नशे का आदी व्यक्ति था और उसके हाथ में त्रिशूल बना हुआ था। आरोपियों ने पहले इस शख्स से दोस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी और घर पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो को अपने हैंडलर के साथ उन्होंने शेयर किया और ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से बरामद कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक आतंकी संगठन हरकतुल अंसार से जुड़ा है और लंबे समय से जेल में रह चुका है और इसे प्रभावशाली हिंदुओं की हत्या का काम सौंपा गया था, जबकि दूसरा आतंकी जगजीत सिंह को खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ाने का जिम्मा दिया गया था। जगजीत आतंकी अर्शदीप के संपर्क में था और आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 22 कारतूस और 2 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कमरा लेते वक्त नौशाद ने अपने मकान मालिक को कोई पहचान पत्र नहीं दिया था। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे आने वाले महीने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके से संदिग्ध आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की मुलाकात हल्द्वानी जेल में हुई थी। जेल में ही नौशाद कुछ आतंकवादियों से मिला और जब ये आतंकवादी पाकिस्तान पहुंच गए तब भी नौशाद इनके संपर्क में था। इन्हीं पाकिस्तानी हैंडलर्स ने नौशाद को भारत में टारगेट किलिंग का काम सौंपा था और ये कहा था कि उन्हें राइट विंग के कुछ नेताओं और कुछ प्रभावशाली लोगों को मारना है, लेकिन इसके पहले किसी शख्स की हत्या कर उनको एक डेमो देना होगा। इसके बाद दोनों ही आरोपियों ने दिसंबर के महीने में आदर्श नगर में 21 साल के एक नशे के आदी लड़के से दोस्ती की। उसके बाद वो लड़के को 15 दिसंबर को भलसुआ डेयरी में अपने मकान में ले गए और वहां पर उसकी हत्या कर दी। हत्या करते वक्त उसका वीडियो बनाया और ये वीडियो पाकिस्तान भेज दिया। इसके बाद उस शख्स के करीब 8 टुकड़े किए और भलसुआ डेयरी के आसपास और रोहिणी जेल के पास उन टुकड़ों को फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने उसमें से कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं तो कुछ टुकड़ों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो नौशाद है वो आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है और वो कई बार जेल जा चुका है। इसी तरह जगजीत सिंह पर भी पहले से कई केस दर्ज हैं और जगजीत सिंह खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। अर्शदीप डल्ला जो है उसको गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही आतंकी घोषित किया है। वो 2017 में भारत से भाग गया था। पुलिस के मुताबिक जो इन्होंने पहली हत्या की है उसके बदले में नौशाद को करीब 2 लाख रुपए दिए गए हैं। पुलिस ने इनके घर से करीब 3 पिस्टल, 22 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। अब इस मामले में जांच की जा रही कि आखिर भारत में ये किन किन लोगों के संपर्क में थे और जो पाकिस्तान में इनके हैंडलर्स हैं वो कौन हैं और आखिर आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों का क्या गठजोड़ है, आखिर भारत में वो किस तरह से उन्माद फैलाने की फिराक में हैं। लेकिन 26 जनवरी के पहले ये बड़ी कामयाबी है कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में लापरवाही इस बात की है कि ये वही जो नौशाद है वो जहांगीरपुरी इलाके में रह रहा था जहां पर जुलाई 2022 में दंगे हुए थे। लगातार सुरक्षा एजेंसियां उस इलाके की निगरानी कर रही थीं, लेकिन ये लोग बसते रहे और फिलहाल अब पकड़े गए हैं।
और अब बात नेपाल के उस हादसे की करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। यति एयरलाइन का एयरक्राफ्ट ATR 72 दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और लैंडिंग से थोड़ी देर पहले पोखरा में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद 2 हिस्सों में विमान टूट गया और हादसे के वक्त विमान में 72 लोग सवार थे। विमान में 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर थे। विमान में 5 भारतीय समेत 15 विदेशी नागरिक थे, जिसमें से 4 रूस के, 2 कोरिया, एक फ्रांस, आयरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक भी इसको लेकर की। राहत के काम में वहां पर सेना को, पुलिस को लगाया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक यहां पर 67 लोगों की मौत की पुष्टि इस मामले में हो चुकी है। 68 यात्रियों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ नेपाल में और बहुत दुखद ये खबर यहां से आई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस विमान में 5 भारतीय भी सवार थे और उनके लिए यहां पर नेपाल में जो ये हादसा हुआ उस पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है भारतीय दूतावास की तरफ से। ये नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जो भारतीय जिनके परिचित इस विमान में थे वो इन नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि नेपाल में एक दुखद विमान हादसे में जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और प्रार्थना है। ओम शांति। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत सोमवार को दिल्ली में होगी और इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1 किलोमीटर का रोड शो भी होगा। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के इसी एनडीएमसी बिल्डिंग में सोमवार से बीजेपी के देश भर के प्रमुख पदाधिकारियों का 2 दिन तक जमावड़ा रहेगा। 2 दिन तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1 किलोमीटर का रोड शो भी होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 37 प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे। सेवा, संगठन और समर्पण, ऐसा एक विषय उसमें लिया गया है। उसमें दूसरा विषय लिया है, जो थीम 2 हमने कही है, उसमें विश्व गुरु भारत, वैश्विक संकट में मददगार, कोविड के समय अपना देश कैसा रहा। G20 को लेकर जो चर्चा चल रही है वो प्रेस्टिजियस G20, सुशासन सर्वप्रथम, ऐसे एक तीसरी थीम ली है, गवर्नेंस फर्स्ट, जिसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में आग्रह है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो इस साल 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन 9 राज्यों में संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में भी चर्चा होगी। जीत का मंत्र लेकर यहां से संगठन के जितने भी आला पदाधिकारी हैं वो यहां से जाएंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 160 जो संसदीय सीट हैं, जहां पर पिछले लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था, तो यहां उस बारे में भी मंथन होगी कि कैसे आखिर इन सीटों को जीता जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोमवार को दोपहर बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा सभी प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जिन राज्यों में चुनाव है वहां की तैयारियां और राजनीतिक दिशा भी तय होगी। इस महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के विस्तार पर भी मोहर लग सकती है। दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्यों अहम है, इसको और विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला।
सोमवार से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक चलेगी, यानी सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी। और इस बैठक के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो एनडीएमसी की बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो होगी, तो तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम जो है बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है उसमें यही है कि जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 35 केंद्रीय मंत्री और 38 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्य और यूटी के, वो इसमें इस बैठक में शिरकत करेंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो इस साल 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन 9 राज्यों में संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में भी चर्चा होगी। जीत का मंत्र लेकर यहां से संगठन के जितने भी आला पदाधिकारी हैं वो यहां से जाएंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 160 जो संसदीय सीट हैं जहां पर पिछले लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था, तो यहां उस बारे में भी मंथन होगी कि कैसे आखिर इन सीटों को जीता जाए। तो एक बहुत बड़ी बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। आप देखिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के लिए यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के संगठन के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। साथ में जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो दोपहर के बाद में उनका जो रोड शो है वो पटेल चौक से लेकर और इस एनडीएमसी के बिल्डिंग तक होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो तो सोमवार को दोपहर के बाद शुरू होगी, लेकिन सुबह जो है वो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यालय है वहाँ पर कई राज्यों के प्रभारी सह प्रभारियों के साथ में एक अहम बैठक भी करेंगे। चूँकि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल इस महीने ख़त्म हो रहा है, तो सबकी निगाहें उस पर भी रहेंगी कि क्या उनका कार्यकाल को विस्तार दिया जाता है या नहीं। दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बढ़ती ठंड की। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अनुमान है और राजस्थान के कई जिलों में तो पारा 0 से नीचे जा चुका है। और इस मौसम में राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार बर्फ देखने को मिली है। कड़ाके की ठंड की वजह से हरियाणा और चंडीगढ़ ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब यहाँ पर जो स्कूल हैं वो 21 जनवरी से खुलेंगे। वहीं गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा में स्कूल कल से खुलने वाले हैं। बिहार में स्कूल की टाइमिंग 9:30 बजे से सुबह से की गई है। दिल्ली में भी कल से स्कूल खुलने हैं और इसे बढ़ाने को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। जबकि राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड का अनुमान है। हालांकि आज अच्छी धूप यहां पर देखने को मिली है। हमारे सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, दिल्ली में ठंड का क्या हाल है ये बताइए आप, और जो स्कूल खुलने वाले हैं उसको लेकर भी चिंताएं हैं माता पिता के मन में। जी ताबिश, देखिए पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा दिल्ली में शीतलहर चलना शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है क्योंकि पहाड़ों पे पिछले 2-3 दिनों से ज़ोरदार बर्फबारी जारी है। आप चाहे गुलमर्ग देखिए, शिमला देखिए, ज़ोरदार बर्फबारी हो रही है वहाँ पे। तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पे देखने को ज़रूर पड़ता है। अब जैसे आपने बात की छुट्टियों की, स्कूलों की जो छुट्टियाँ बढ़ाई गई हैं, जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा की छुट्टियाँ 21 तारीख तक बढ़ा दी गई हैं वहाँ के स्कूलों की। और बिहार में वहाँ पे जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। नोएडा की अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं तो नोएडा में जो कुछ स्कूल्स हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान शुरू कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब क्योंकि ऐसे समय पे जहाँ पे तापमान, क्योंकि आईएमडी ने बोला है कि जो आने वाले 2-3 दिन हैं उसमें जो तापमान है वो 0 के करीब जा सकता है और ज़ोरदार शीतलहर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। तो क्या दिल्ली सरकार इस पर कोई फैसला जल्द से जल्द लेगी, ये देखने वाली बात ज़रूर है। शुक्रिया प्रखर आपका। बिल्कुल सबकी नज़र इस पर होगी कि क्या यहाँ पर भी छुट्टियाँ जो हैं बढ़ाई जाती हैं आगे दिल्ली में, क्योंकि जो मौसम विभाग का अनुमान है वो ये कि आने वाले कुछ दिनों में आपको शीतलहर का असर
दिल्ली में और उत्तर भारत के बाकी जगहों पर देखने को मिलेगा, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। आज भारतीय सेना अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। पहली बार सेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। सेना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस बार थल सेना की दक्षिण कमान की अगुवाई में सेना दिवस का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक यहाँ पर शानदार करतब उन्होंने दिखाए और वीर सैनिकों को इस मौके पर सलामी दी गई। He's going towards the second one. The second one is a clear. The third one as well. Hold on to your breath. The third one is a clear. The fourth one also a clear. And can we have a clear round? And then के सामने होगा team 10. आजादी से लेकर अब तक यानी पिछले 75 वर्षों में भारतीय सेना क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प में सदैव अग्रणी रही है। कितनी भी चुनौतीपूर्ण, प्रतिकूल एवं कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमारे सैनिकों का धैर्य और उनका इरादा सदैव अटल रहा है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर के खतरों समेत देश के भीतर की तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। सेना दिवस पर पीएम मोदी ने देश के जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सेना दिवस पर सेना के जवानों, अधिकारियों और उनके परिवार को मेरी समस्त शुभकामनाएं। हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है और हम अपने सैनिकों के सदा आभारी हैं। सेना ने हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखा है और मुश्किल वक्त में सैनिकों की सेवाओं की हमेशा हर जगह प्रशंसा होती रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर में ख्यालीवाला चेकपोस्ट के पास बीएसएफ और तस्करों के बीच फायरिंग के बाद 2 तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके पास से 6 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हेरोइन को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सीमावर्ती गांव में भेजा गया था। पंजाब से आए तस्करों की गाड़ी को बाद में पास के गांव से बरामद कर लिया गया। हालांकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी से मोबाइल, डोंगर समेत कुछ दूसरे सामान भी जब्त किए गए हैं। हिरासत में लिए गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। भारत म्यांमार सीमा से सटे मिजोरम के चंपाई जिले में एक गांव से पिछले दिनों ये खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बम गिरा है, जिसका असर भारतीय सीमा में भी देखा गया, जिसके बाद से गांव वाले दहशत में हैं। गांव वालों ने चंपाई जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि बम की वजह से एक ट्रक को नुकसान पहुंचा था। हालांकि प्रशासन ने अब तक बम गिरने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चंपाई जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां गांव वालों की सूचना की सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि भारतीय सीमा से सटे म्यांमार के इलाके में वहां के स्थानीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध म्यांमार की सेना का अभियान लगातार जारी है। देखिए, ये मामला कुछ दिन पहले का है, जबकि जो मिजोरम के चंपाई जिले के फरक्वाम गांव है, जो कि एकदम म्यांमार के बॉर्डर से सटा हुआ है, और मिजोरम में जो भारत और म्यांमार की सीमा है वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, और उस टेरेन में पूरा सीमा है, खुला हुआ सीमा है, और उसमें एक नदी वहाँ से बहती है, और नदी को ही एक नेचुरल बॉर्डर के हिसाब में देखा जाता है। तो वहाँ की घटना है जब ये वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, जो हम दिखा रहे हैं कि कुछ बमबारी की वीडियोस हैं, और जो वहाँ के लोकल गांव वाले हैं उन्होंने ये एलेज किया है कि जो म्यांमार की एयरफोर्स है, म्यांमार की मिलिट्री है, उसने एक क्रैकडाउन किया है बॉर्डर के ऑपोजिट साइड में, जहाँ पे कि म्यांमार के रेबल ग्रुप चीन नेशनल आर्मी का एक बेस एक बड़ा हेडक्वार्टर होने की बात है, और वहाँ पे एक क्रैकडाउन हुआ है। मगर उसके चलते जो शेलिंग हुई है, उस शेलिंग के कारण जो भारत के तरफ, मिजोरम के तरफ भी गांव में हुई है, और उसमें एक ट्रक को भी क्षति पहुंची है। ऐसा दावा इन वीडियो के माध्यम से लोकल गांव वालों ने किया है। अगर इस बात की कोई पुष्टि अभी तक औपचारिक रूप से असम राइफल्स, जो कि भारत म्यांमार सीमा को गार्ड करता है, उसने भी नहीं किया, या फिर भारतीय आर्मी ने भी नहीं किया। मगर सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है कि अब मिजोरम सरकार भी वहाँ पे जो लोकल
अथॉरिटीज़ हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने लोग भेज के वहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो भी अपने तरीके से कोशिश कर रही है इसको वेरीफाई करने की कि क्या ये जो लोकल लोग हैं जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं। क्योंकि जो वहाँ पे विलेज हेडमैन है, विलेज के जो विलेज काउंसिल के जो हेड हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो मिजोरम के जब जितने भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, तो NGOs हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि लोकल लोगों ने ये एलिज किया है। और अब जब एलिगेशन है तो भारत सरकार और मिजोरम सरकार को ये देखना चाहिए, इसको पड़ताल करनी चाहिए, ऐसा एक दावा किया गया है। और इस दावे के ऊपर अब क्या ऑफिशियली पड़ताल होती है, क्योंकि हमें जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि एक अनऑफिशियल रूप से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो क्लेम्स है ये सही है या गलत। चीन से लगी सीमा पर बॉर्डर रोड्स युद्ध स्तर पर सुरंगें, पुल और सड़कें बनाने में जुटी है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना हथियारों समेत तुरंत वहां पर पहुंच सके। पिछले 3 साल में इस इलाके में ढांचागत विकास पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास 13,000 फुट की ऊंचाई पर बन रही सेला टनल है। बॉर्डर रोड्स की ओर से बनाई जा रही इस टनल से चीन से लगी सीमा पर आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह टनल हर मौसम में चालू रहेगी। इसका काम इस साल जुलाई तक पूरा हो जाने का अनुमान है। ठीक इसी तरह नेचुपू टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5,700 फुट की ऊंचाई पर है। इन दोनों सुरंगों के बनने से असम से तवांग जाना आसान हो जाएगा। सेला टनल जो जब बनकर तैयार होगी अगले 4-5 महीनों में, तो संसार की सबसे ऊंची बाइलेन टनल बनेगी, वो 13,000 फुट के ऊपर। उसके साथ नीचिपू टनल है, और हम आज तकरीबन 11 टनलों पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। BRO पिछले 60 वर्षों में BRO ने 4 टनल बनाई। जो रेट है कंस्ट्रक्शन का वो पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे आपको मैंने बताया कि 11 टनलों पर हम काम कर रहे हैं। इन ऑल दिस व्हाट हैज बीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि LAC पर बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया गया है। पिछले 5 साल में बॉर्डर क्षेत्र में करीब 6,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इसमें से उत्तरी सीमा पर लगभग 2100 किलोमीटर निर्माण हुआ है। इसके अलावा 7,400 मीटर पुल का निर्माण किया गया है। राज्य में फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। अब जब 12 महीने हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बीते 2 सालों में 55,000 सैनिकों के आवास के लिए इंतजाम किया गया है। पिछले 3 साल में सीमा क्षेत्र में ढांचागत विकास पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। सिकुन ला सुरंग लद्दाख के लिए अंतिम चरण में है। यह लेह को अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा सासेर ला सुरंग से DS-DBO सड़क के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी होगी। केवल सुरंग ही नहीं बल्कि उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पुल और सड़क बनाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है, ताकि सेना की मूवमेंट तेजी से हो सके। 205 प्रोजेक्ट्स पर हमने देश को समर्पण किया। उसमें से 205 में से 67 केवल अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि 30% जो काम हमने किया पिछले 2 सालों में वो अरुणाचल प्रदेश को डेडिकेट हुआ, और तकरीबन 20% हमारा काम लद्दाख में हुआ। तो 50% इन 2 स्टेट्स में हुआ जो चाइना से जुड़े हुए हैं। इसमें बाकी स्टेट्स जो आती हैं सिक्किम और उत्तराखंड में, उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि चीन से लगी सीमा पर सड़क या पुल बनाना आसान काम नहीं होता। मौसम प्रतिकूल होता है, तापमान माइनस में होता है। बावजूद इसके बॉर्डर रोड्स के जवान दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि आम लोगों की सुविधा के साथ साथ सेना दुश्मन की चुनौतियों का जवाब दे सके, और जब जरूरत हो सीमा पर तोप, टैंक समेत दूसरे साजो सामान पहुंच सके। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच जरूरी है भारत अपनी सैन्य तैयारियों को पूरा रखे। एक बार भारत
अपनी असावधानी का खामियाजा भुगत चुका है। लेकिन यह अतीत की बात है। आज की तारीख में चीन को भी एहसास है कि भारतीय सरहदों को भेदना आसान नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हम नई वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि यहाँ पर आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो है की गई है और ये दरअसल में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी और ये ट्रेन 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। ये ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आपको बता दें कि देश में चलने वाली ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। आज सिकंदराबाद से चली ये ट्रेन करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 1128 सीटें हैं। और इस ट्रेन को लेकर और इसके सफर को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा सुधीर दे रही हैं। भारत का 8वां वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रहा है सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम तक, और कुछ ही देर में इसके ऑटोमेटिक डोर्स भी बंद हो जाएंगे और हम पहुंच रहे हैं यहाँ चेयर कार कोच में। ऐसे 14 कोच लगाए गए हैं जिसमें कम्यूटर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ऊपर सामान रखने की सुविधा है जैसे कि आपको एयरक्राफ्ट में होता है, और लाइट्स वगैरह भी हैं। पैसेंजर अम्यूनिटीज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे लाइट्स भी हैं और इसके अलावा रिक्लाइनिंग सीट आपको मिलेंगे। 2 ऐसे एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी हैं जहाँ पर हेडरेस्ट वगैरह भी लगाया गया है, और उसके 2 ही ऐसे कोचेस हैं और इसमें 1128 लोग इसमें एक बारी ट्रैवल कर सकते हैं। कमर्शियल रन इस ट्रेन की कल से शुरू हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ? यस, बच्चों के साथ। हाँ, और बच्चों में तो एक्साइटमेंट है ही, आप में भी बहुत? हमारे में भी है, बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट डे है ना। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसी सुविधा एग्जीक्यूटिव चेयर कार में भी है जहां पर आप 360 डिग्री इस चेयर को घुमा सकते हैं ताकि आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जो लगभग 12 घंटे लगते हैं इसको तय करने में, 700 किलोमीटर की दूरी है। डिजाइन की गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में और इसका जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है। अब तक बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और इसमें अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी के भी बहुत सारे फीचर्स हैं। उस तरफ अगर आप पान करें तो वो एक हैमर है जिसको लगाया जाता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकते हो, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन ना आए यही हम समझते हैं। और दूसरी जो सेफ्टी की जो प्रोविजन है वो ये कि वहाँ पर इमरजेंसी टॉकबैक फैसिलिटी है जहाँ पर आप उस बटन को प्रेस करते हुए आप बातचीत कर सकते हैं लोको पायलट के साथ, ताकि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उसको एड्रेस करने की आपको एक मौका मिलेगा। आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं, क्या एक्साइटमेंट है? मैं श्रेया हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय पिकेट की छात्रा हूँ और ये बहुत बड़ा अवसर है इस ट्रेन में आने का। और ये नॉर्मल ट्रेन से तो बहुत अलग है, एक एयरप्लेन की तरह है और ये लाइक रेलवेज में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है, तो ये बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। और मैं मोदी जी को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप इस देश को ये कंट्रीब्यूट करें, इतना हाईली टेक्नोलॉजी वाला ट्रेन जिसका हम इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं डिफिकल्टी नहीं हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। एंड एक्साइटमेंट कि आपको बहुत यूनिक एक एक्सपीरियंस है कि आप ऐसे हाई स्पीड ट्रेन में पहली बार ट्रैवल करेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। नॉर्मल ट्रेन तो हमने सबने चढ़ा है, बट ये ट्रेन बहुत ज़्यादा अलग है। इतना सारा फैसिलिटीज़ है, वाईफाई है, जीपीएस है और इतना ज़्यादा लेग स्पेस है, तो एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल जर्नी होने वाला है। कंफर्टेबल स्पीड, हाँ, और कंफर्टेबल स्पीड। ओके, सो द एक्साइटमेंट रफ्तार के हिसाब से बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी चल रहे हैं और बहुत सारे रेलवे के स्टाफ भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तेलंगाना में ये 2 स्टेशंस को टच करेगा, एक वारंगल और एक खम्मम, और फिर आंध्र प्रदेश में ये विजयवाड़ा और राजमुंद्री पर भी रुकेगा।
और इसमें 1128 ऐसे लोग ट्रैवल कर पाएंगे। और जैसे मैंने बताया 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार्स की सुविधा है और बाकी ऐसे चेयर कार्स की सुविधा है जहां पर एक तरफ 3 चेयर लगे हुए हैं और एक तरफ दूसरी। जो वॉशरूम्स हैं वो भी बहुत ही मॉडर्न है। यहाँ पे सीसीटीवी भी कैमरा भी लगे हुए हैं, एक मॉनिटर भी लगा हुआ है जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं कि स्पीड इसकी क्या होगी। जैसे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जब पहले इस ट्रेन को इनॉग्रेट कर रहे थे, अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर के साथ है, वो वीडियो यहाँ पर चलाई जा रही है। आज तो वर्चुअल फ्लैग ऑफ हुआ इस ट्रेन का दिल्ली से जुड़े प्रधानमंत्री, क्योंकि वो चाह रहे थे कि संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ के दोनों तेलंगाना राज्यों को एक तरह से एक ये दिया जाए, डोर्स आर क्लोजिंग, यानी कि ऑटोमेटिक जो क्लोजर होती है हम ट्राई करेंगे कि उसको भी पिक्चराइज करें, क्योंकि जब एक बार क्लोज हो जाएगा तब उसके बाद दरवाजा यहाँ का बंद हो चुका है। ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग है जो यहाँ पर हुई है। एक सिक्योरिटी फीचर इसको भी मानना चाहिए। बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो जमा हुए हैं इस ट्रेन को इनॉग्रल रन पर इसको बाय बाय कहने के लिए। दक्षिण भारत में ये दूसरा ऐसा ट्रेन है। पहला ट्रेन नवंबर 2022 में शुरू हुई थी मैसूरू, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच, और ये अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच ये ट्रेन चलेगी। हम अब इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन शुरू हो, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि पहले 52 सेकंड में ही इस ट्रेन की रफ्तार 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी, यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड। अभी फ्लैगिंग ऑफ किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा और उसके बाद ये ट्रेन निकल पड़ेगी अपनी हाई स्पीड पर।